हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हैं कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ ये जानते हैं। नेक्स्ट डे सुबह श्रेया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, एक पल के लिए उसे झटका सा लगा इस अनजान जगह को देखकर। फिर उसे याद आया कि वो कबीर के घर में थी और उसकी अब शादी भी हो चुकी थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कबीर रूम पर नहीं था। डाइनिंग एरिया में आते आते श्रेया के कदम रुक गए। उसने दूर से कबीर को देखा। वो लैपटॉप में कुछ टाइप करते हुए अपनी कॉफी पी रहा था। जिस तरह से वो टेबल के कोने का सहारा लेकर खड़ा था, बहुत एलिगेंट लग रहा था। शायद हैंडसम लड़के कुछ भी करें वो हैंडसम ही लगते हैं। एक हाथ से जैसे वो फटाफट टाइप करे जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अपनी उन पतली लंबी उंगलियों से वो पियानो बजा रहा हो। लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस था। श्रेया को कल रात वाली बातें याद आई। वो कबीर को ध्यान से देख रही थी। सच में उसे ऐसी कोई बीमारी थी क्या? क्योंकि एक्सीडेंटली ही सही 2-3 बार छुआ था तो कल श्रेया ने उसे, पर उसका कुछ रिएक्शन तो दिखा नहीं। इतने में एक हाउस हेल्प ने उसे देख लिया। वो श्रेया के पास आई और झुककर उसको इज्जत देते हुए कहा, आइए मैम, आपका नाश्ता रेडी है। कबीर अपने काम में इतना बिजी था कि उसने मुड़कर श्रेया की तरफ देखा भी नहीं। श्रेया खुद उसके पास आगे आई और उसे गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन कबीर ने बस एक बार अपनी आंखें उठाकर बिना कुछ कहे एक नजर श्रेया को देखा और फिर अपना काम करने लगा। खड़ूस कहीं का, और मुझे बोलता है कि मैनर्स नहीं है मुझ में। श्रेया ने बहुत ही धीमी आवाज में बड़बड़ाया और जाकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अभी भी वो कबीर को ही घूरे जा रही थी। सूट में भी ये इंसान इतना ही कातिलाना लगता था जितना बिना शर्ट के। नेक्स्ट टाइम से मेरे कपड़े पहनने से पहले मुझसे एक बार पूछ जरूर लेना, यू नो, फॉर द सेक ऑफ मैनर्स। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे ही बोला। श्रेया असल में कबीर के टी शर्ट पहने हुए थी। बिना डरे एक बार हाउस हेल्प की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, अपने खुद के पति के कपड़े ही तो पहने, और ये टी शर्ट बहुत क्यूट लगी मुझे। कबीर ने उसे घूर कर देखा, पर पीछे हाउस हेल्पर को देखकर वो चुप हो गया। शायद उसी को सुनाने के लिए श्रेया ने ऐसे जवाब दिया होगा। उसके टी शर्ट में वो बहुत क्यूट लग रही थी। कबीर ने दोबारा श्रेया की तरफ मुड़कर नहीं देखा और बिना उसे कुछ कहे थोड़ी देर बाद वो वहां से चला भी गया। अकड़ू, घमंडी कहीं का, पता नहीं किस बात का इतना एटीट्यूड है। श्रेया को बड़बड़ाते हुए हाउस हेल्प ने सुन लिया और उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, सर ऐसे ही है, ज्यादा बात नहीं करते हैं, पर वो बुरे इंसान नहीं है और आज तो उनका मूड ही सही नहीं है। क्यों? उसके मूड को क्या हुआ? वो तो हमेशा इसी मूड में रहता है, श्रेया ने अपने मन में ही कहा। हाउस हेल्पर ने बोला, शायद सर रात को अच्छे से सोए नहीं होंगे। आज सुबह 4 बजे जब मैं उठी, सर तब स्टडी रूम में थे। हैरानी से श्रेया का मुंह अपने आप खुल गया। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसे ये रियलाइज हुआ कि कबीर को कितने प्रेशर में आकर उससे शादी करनी पड़ी होगी। जाहिर सी बात थी कि कबीर को कंफर्टेबल नहीं लगा होगा इस तरह से श्रेया के साथ एक ही रूम में सोना, खासकर तब जब वो किसी और से प्यार करता था। बेचारा। श्रेया को कबीर के लिए फिर से बुरा लगा। कहने को तो उसके पास सब कुछ था जिसके लिए लोग तरसते थे, पर उसे ये अजीब बीमारी के साथ जीना पड़ रहा था। श्रेया नवी से मिलने के लिए रेडी होकर नीचे आई। उसने देखा कि कबीर फोन पर किसी से कुछ बात कर रहा था। एक्चुअली वो डांट रहा था उस इंसान को। शायद काम में कुछ गड़बड़ की होगी। हालांकि एक ही जगह पर आगे पीछे घूम घूम कर फोन पर उस आदमी को डांटे जा रहा था, पर उस अंदाज में भी वो बहुत क्लासी लग रहा था। बहुत बॉसी है ये इंसान, श्रेया ने मन में सोचा। कबीर ने फोन डिस्कनेक्ट किया और ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि श्रेया भाग कर आई। रुको रुको, मेरे लिए रुको प्लीज। श्रेया की आवाज सुनकर कबीर का गुस्सा मानो शांत हो गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा। श्रेया किसी छोटी बच्ची की तरह क्यूटली दौड़ी चली आ रही थी। उसने लंबी सांस भरी और श्रेया से अपनी नजरें फेर कर गाड़ी में टाइम देखा। मुझे अंधेरी जाना है, क्या तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगे प्लीज? श्रेया ने हाफते हुए कहा। मैं ऑपोजिट साइड जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, कबीर ने कहा। श्रेया अभी भी हाँफ रही थी। नहीं, तुम मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दो, वहां से मैं खुद चली जाऊंगी। बिना मतलब कैब पर पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, कबीर ने उसे घूरते हुए कहा। अब कपूर खानदान के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि उनके घर की बहू को बसों में धक्के खाकर पैसे बचाने की जरूरत पड़े।
वो श्रेया को देखता रहा और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद बोला, अंदर आओ। ये सुनते ही श्रेया खुश हो गई और जल्दी से कार में घुस गई। कबीर की कार बहुत बड़ी थी। ये वो कार नहीं थी जिससे वो कल आई थी। कार की सीट्स लेदर की थी और एक भीनी खुशबू से पूरी कार महक रही थी। अचानक कबीर की नजर श्रेया के जूतों पर पड़ी। तुम्हारे जूते इतने गंदे क्यों हैं? श्रेया ने अपने जूतों को देखा। जाहिर सी बात ही वो एम्बैरेस हुई, पर उसने हंसकर कहा, मेरे पास और कोई जूते नहीं है। कबीर के एक्सप्रेशंस चेंज ना होते हुए देखकर श्रेया ने कहा, तुम्हें इतना बुरा किस बात का लग रहा है? मैंने जानबूझकर गंदा नहीं किया है। अब कबीर ने श्रेया के कपड़ों को ध्यान से देखा। उसके कपड़े भी गंदे थे। कबीर ने कहा, पहले मैं तुम्हें कुछ कपड़े और जूते खरीदने के लिए ले चलता हूँ। श्रेया ने एक शार्प लुक दिया कबीर को। मेरे कपड़े ठीक है, सिंघानिया हाउस वापस जा नहीं सकती, नहीं तो लेकर आती। अभी के लिए कुछ कपड़े मैंने एक फ्रेंड से बोरो किए हैं। लेकिन उससे पहले ही कबीर ने ड्राइवर को ऑर्डर दे दिया, उसी जगह ले चलो जहाँ से मॉम अपने लिए कपड़े लेती हैं। ड्राइवर ने ये सुनते ही यू टर्न ले लिया। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज, श्रेया ने जेन्युइनली कहा। तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं श्रेया, मुझे देखकर ही अजीब सा लग रहा है। ओह रियली? श्रेया चिढ़ गई, क्योंकि उसे अजीब लग रहा है इसीलिए वो जो चाहे वो खरीद लेगा। लेकिन ये सोचकर कि कबीर उसके लिए इतना कुछ करने जा रहा है, और उसने कहा, मुझे ऐसे फिजूल खर्ची की आदत नहीं है, इतनी लग्जरी मैं झेल नहीं पाती हूँ, और मुझे गंदगी में रहने की आदत नहीं है, और ना ही अपने आसपास में गंदगी झेल पाता हूँ। कबीर की आंखें हमेशा की तरह रूखी थी। श्रेया ने देखा कबीर को, फिर आराम से उसने बोला, अमीर लोग इतने प्रिविलेज्ड होते हैं कि अपने कपड़े बिना रिपीट किए हर रोज बदल कर पहन सकते हैं, और हम जैसे लोग अपना हर कपड़ा बार बार धोकर पहनते हैं और उसे तब तक पहनते हैं जब तक उसका रंग ना उड़ जाए, वो घिस कर फट के खराब ना हो जाए। तुम्हें पता है कि अब तक मेरी सबसे महंगी ड्रेस कितने की है? कबीर गेस नहीं कर पाया और उसकी तरफ सवाल भरी निगाहों से देखता रहा। 700 रुपए की, और वो मैंने खुद अपने पैसों से ली थी, उसने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और सार्कास्टिक वे में पूछा कि सिंघानिया परिवार बैंकक्रप्ट हो गया है? कबीर का सवाल सुनकर श्रेया खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके सवाल को टालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, तो तुम्हें ये पता है कि मैं सिंघानिया फैमिली से हूँ? ऑब्वियसली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यूं ही बिना बैकग्राउंड चेक करे किसी से भी शादी कर लूंगा? तो क्या तुम्हें ये नहीं पता चला कि मैं उदय सिंघानिया की नाजायज बेटी हूँ? कबीर चुप हो गया। उसे ये बात पता थी, पर उसने कुछ नहीं बोला और खिड़की से बाहर देखने लगा। श्रेया थोड़ी इमोशनल हो गई और रास्ते पर देखते हुए उसने कहा, मेरे बाप ने कभी मुझे सिंघानिया खानदान का हिस्सा नहीं समझा। जब मैं बच्ची थी तो मैं नैनी के साथ रहती थी। बड़ी हो गई तो शायद मेरी सौतेली माँ को मुझ पर दया आ गई और मुझे स्टोर रूम में एक कोना दे दिया गया, ये कहते हुए कि वो मेरा खुद का कमरा है। गहरी सांस छोड़कर श्रेया ने फिर से कहा, उनकी दोनों जायज बेटियों के पुराने कपड़ों और जूतों को ही मैं खुशी खुशी नया समझकर पहना करती थी। ये सारी बातें सुनकर कबीर शॉक्ड रह गया। उसका मन किया कि वो अभी श्रेया को जोर से हक कर ले और कहे, आज के बाद तुम हमेशा नए कपड़े पहनोगी, तुम्हारी जब जो मर्जी वो खरीदोगी, करोगी, बिना पैसों की फिक्र करे। एक पल के लिए कबीर ने अपने आप को बहुत ही लाचार फील किया। अपनी बीमारी की वजह से वो कभी कभी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता था जो उसे करने का मन करता था। दोनों एक पॉपुलर क्लोथ ब्रांड के शोरूम के बाहर गाड़ी से उतरे। जैसे ही दोनों ने शोरूम के अंदर कदम रखा, कबीर ने सेल्स गर्ल से श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनके साइज में आपके पास जितने भी कपड़े हैं सब दे दीजिए। कबीर की बात में सीरियसनेस देखकर सेल्स गर्ल की आंखें चमक उठी। वो जल्दी से श्रेया को शोरूम के अंदर ले गई। श्रेया हक्की बक्की रह गई। जिंदगी में पहली बार ऐसे अमीरों की तरह वो शॉपिंग करने वाली थी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।